तो इस साल अगर आपने जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है और आप जे एडवांस का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जे एडवांस का, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, हर कैटेगरी के बच्चे का अलग क्राइटेरिया होता है। एक एक चीज़ मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जे एडवांस और जेईई मेंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उनमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जेईई मेंस में कितने भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं रहती है, लेकिन जेईई एडवांस में केवल 2.5 लाख स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब केवल 2.5 लाख स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इन 2.5 लाख स्टूडेंट में आपको कैसे आना है, एक एक करके जो भी क्राइटेरिया है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम एज की बात यहाँ पे कर लेते हैं। एज की अगर हम बात करें तो देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये देखिए 1 अक्टूबर 2000 के आगे की होनी चाहिए। आगे की इन द सेंस मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी 30 सितंबर 2000 डेट है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। इसके आगे की 2 अक्टूबर हो जाए, 3 अक्टूबर हो जाए, वो चलेगा, लेकिन इसके पहले की नहीं होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 के बाद की ही डेट आपकी होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, तो उनका भी यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 1995 के आगे की डेट यहाँ पे होनी चाहिए, तभी वो जे एडवांस का इस साल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि जेईई मेंस में आपकी रैंक कितनी आई है। बाकी के जो क्राइटेरिया है वो मोस्टली बच्चे फुलफिल करते हैं, लेकिन जो रिजेक्ट होते हैं बच्चे वो इसी क्राइटेरिया में होते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ओपन कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो जो आपकी सीआरएल रैंक होगी वो कितनी होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम दे पाओ। तो यहाँ पे देखिए ओपन के लिए 96,187 अगर रैंक है या इससे कम है तो आप एग्जाम दे पाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी रैंक आई 96,188, मतलब एक रैंक भी ज़्यादा है तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, तो भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो या तो इतनी रैंक हो आपकी, ठीक है, या तो इससे कम हो, जैसे मान लीजिए आपके 95,000 है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो इससे कम या फिर इतनी रैंक, तभी आप इसके लिए जे एडवांस के लिए एप्लीकेबल हो पाओगे। और ओपन पीडब्ल्यूडी की रैंक देखें तो 5063, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यू की हम देखें तो 23750। अगर जो भी आपकी इसमें से कैटेगरी बन रही है, जैसे आप मान लीजिए आप ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट हो, तो ये रैंक आप नोट कर लो कहीं पे कि इतनी रैंक तो मुझे जेईई मेंस में लानी ही है ताकि आप जे एडवांस का एग्जाम दे पाओ। तो अपनी जो भी आपकी कैटेगरी हो आप ये रैंक कहीं पे नोट कर लीजिए, आप याद रखिएगा, उसी हिसाब से आप जेईई मेंस में जो भी आपका पेपर हो वो दीजिए, उसी हिसाब से तैयारी करिए ताकि इतनी रैंक तो आपकी आ ही जाए कि आप जे एडवांस का एग्जाम एटलीस्ट दे पाएँ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे रैंक देखते हैं। जनरल ईडब्ल्यूज की अगर हम रैंक देंगे तो 1250, इतनी रैंक के अंदर आपको आना है। ओबीसी एनसीएल की देखें 64,125 रैंक यहाँ पे लानी है। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी देखें तो 3,375 रैंक आपको लानी है। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 35,625 के अंदर होना चाहिए उनकी जो रैंक है। एसटी पीडब्ल्यूडी देखें यहाँ पे, सॉरी एससी पीडब्ल्यूडी देखें तो 1875 रैंक यहाँ पे आपकी होनी चाहिए या इससे कम। एसटी कैटेगरी को देखें तो 17,812 रैंक है या इससे नीचे है तो आप एलिजिबल हो। एसटी पीडब्ल्यूडी देखें तो 938 यहाँ पे रैंक आपको लानी है या इससे कम लानी है। अब बाकी यहाँ पे जो देखिए टोटल होता है, ओपन में जो टोटल बच्चे लिए जाते हैं वो 1 लाख के यहाँ पे आसपास लिए जाते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस में 25,000 के आसपास यहाँ पे लिए जाते हैं। ओबीसी में देखिए 67,000 स्टूडेंट यहाँ पे लिए जाते हैं, अराउंड मैं अप्रॉक्सिमेटली बता रहा हूँ। यहाँ पे एससी कैटेगरी देखें तो 37,000 स्टूडेंट लिए जाते हैं। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 18,000 के आसपास बच्चे लिए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक दो हो सकता है कि मान लीजिए 2-4 बच्चे इसमें ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि कुछ बच्चों की क्या रहती है, मतलब टाई हो जाता है, नंबर सेम होते हैं, तो उसमें कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं हो सकती है। मतलब 2.5 लाख तो लिए ही जाएंगे, कुछ बच्चे 100-150 बच्चे ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी, आप ये रैंक याद कर लीजिए, इतनी रैंक आपको लानी ही है। नेक्स्ट हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, वो है आपका 12th का एग्ज़ाम, ठीक है। 12th के एग्ज़ाम में देखिए पहली चीज़ है कि आप 2023, 2024, 2025 इन्हीं में किसी एग्ज़ाम ईयर में आप अगर अपीयर करोगे तभी आप एलिजिबल हो। अगर आप सोचो 2022 में आपने एग्ज़ाम दिया था अपना 12th का, तो फिर आप एडवांस का एग्ज़ाम इस साल नहीं दे पाओगे। इस साल में ही आपका ईयर जो है, पासिंग ईयर, वो होना चाहिए 12th की एलिजिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है 12th एग्ज़ाम की, वो ये है कि आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो ये 3 सब्जेक्ट होने ही चाहिए आपके। पहला होना चाहिए फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, लेकिन 12th में आपके ये 3 सब्जेक्ट होने ही चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए आपका मैथ नहीं है, बायोलॉजी है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। यह आपको हो गई 12th की। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको बता देता हूँ,
ये उनके लिए मतलब ये जो देखिए क्राइटेरिया है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई थी, मतलब जो आईआईटी की काउंसलिंग होती है, एडमिशन जो प्रोसेस होता है, जोसा काउंसलिंग उसको बोलते हैं, जिन्होंने वो काउंसलिंग कराई थी ये उनके लिए है। पहला केस यहाँ पे ये बनता है कि अगर आपको काउंसलिंग में पिछले साल सीट मिली थी, ठीक है, और आपने वो सीट रिजेक्ट कर दी एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब आपने पहला जो प्रोसेस होता है सीट एक्सेप्ट करने का, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद सीट रिजेक्ट करी आपने, तो फिर आप जेड एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और ना कभी आप आईआईटी में एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि पिछले साल आपको सीट मिली थी, आपने रिजेक्ट कर दी और अब आपको सीट आईआईटी की नहीं दी जाएगी। दूसरा केस क्या बनता है काउंसलिंग में कि आपको सीट मिली, ठीक है, लेकिन लास्ट राउंड से पहले आपने वो सीट रिजेक्ट कर दी, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो फिर आप जेड एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हो और आप आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, लास्ट यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं इस साल वो आपके बढ़ गए हैं। अब आप 3 जेड एडवांस के एग्जाम कंसेक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हैं। कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है कि कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, लगातार आप 3 साल जेड एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो आप एडमिशन लेते हो तो आप मोस्टली जे एडवांस में बीटेक में एडमिशन लोगे। अब यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बीटेक का वीडियो हमने बनाया है, बहुत यूज़फुल है, उसका यहाँ पे आपको एक बैनर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बीटेक की उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब आप एडमिशन लोगे तो बीटेक में आपको काफ़ी वहाँ पे हेल्प होगी और काफ़ी आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।